ज्ञानभारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामा के मूल तत्व पार्ट 1 लेसन नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। अब उसके अंदर पहले अपने उस प्रस्तावना में देखेंगे कि साझेदार का निवृत्त होना अर्थात पीढ़ी के साझेदार के रूप में अलग होना। यानी कोई भी साझेदार जो होता है पीढ़ी में से अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे निवृत्ति कहते हैं। और 1932 के भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार पीढ़ी में से कोई साझेदार किसी भी कारण से पीढ़ी में से अलग हो या तो किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो साझेदारी का अंत आता है, परंतु पीढ़ी का विसर्जन नहीं होता है। जो साझेदार है, साझेदार की मृत्यु हो जाए, वो निवृत्त हो जाए तो उसमें क्या होता है, साझेदारी का अंत आता है, साझेदारों का अंत होता नहीं है। और शेष जो साझेदार रहते हैं वो साझेदारी पीढ़ी अपना धंधा चालू रख सकते हैं। इसके लिए पीढ़ी की बही में साझेदार की निवृत्ति के हिसाबों की असरें देनी आवश्यक बनती है। तो साझेदारी पीढ़ी की पुनर्रचना होती है। जब कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए या निवृत्ति हो तब चालू रहने वाले साझेदार फिर से साझेदारी की क्या करते, पुनर्रचना करते हैं। अब उसके अंदर दूसरा है कि साझेदार की निवृत्ति के संजोग। अब साझेदार की निवृत्ति के संजोग दो भाग में बांटा गया है। पहला है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार और दूसरा है साझेदार के निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति। तो पहला है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अपने निम्न संजोगों में कोई भी साझेदार पीढ़ी में से अलग हो सकता है। उसमें पहला है कि सर्वसम्मति से कोई भी साझेदार सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से पीढ़ी में से निवृत्त हो सकता है। कोई एक साझेदार को पीढ़ी में न रहना हो तो उसके सभी साझेदारों की क्या करनी पड़ती है, सम्मति लेकर वह निवृत्त हो सकता है। दूसरा नोटिस द्वारा कि साझेदार अपनी पीढ़ी के अन्य साझेदारों को निवृत्त होने की अपने इरादे की लिखित नोटिस देकर पीढ़ी में से अलग होने का अधिकार रखता है। करार द्वारा जब साझेदारी करार की शर्तों के अनुसार भी साझेदार निवृत्त हो सकता है। करार समाप्त हो जाए तो साझेदार की निवृत्ति हो जाएगी। चौथा, अपने साझेदार दिवालियापन हो, यानी कि कोई भी साझेदार दिवालिया घोषित हो तब उसकी दिवालिया की तारीख से उसकी साझेदारी का अंत आता है। देवा चुकाने में वह सक्षम न हो तब वो दिवालिया घोषित हो जाए तो साझेदार का उस तारीख से उसका अंत होता है। पाँचवा कि साझेदार की मृत्यु होने से कि साझेदार की मृत्यु के कारण अपने आप उसकी साझेदारी का अंत आता है। और 6 नंबर के अन्य साझेदारों द्वारा मुक्त किया जाए कि साझेदारी करार में प्रावधान के अधीन किसी चालू साझेदार को अन्य साझेदार करार के प्रावधान के अनुसार मुक्त कर सकते हैं। ये था जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदार की निवृत्ति। अब साझेदार के निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति। कोई भी साझेदार अपने निजी कारणों से निवृत्त होने का निर्णय कर सकता है। सक्रिय साझेदार सार्वजनिक नोटिस द्वारा अपनी निवृत्ति की घोषणा करना अनिवार्य, नहीं तो उसकी निवृत्ति के बाद की प्रवृत्ति द्वारा उपस्थित होने वाली त्रायिक पक्ष के प्रति की जिम्मेदारी के लिए वह जिम्मेदार बनता है। यानी कोई भी साझेदार जो स्वैच्छिक रूप से निवृत्त होना चाहता हो तो उसको क्या करना पड़ता है, सक्रिय साझेदार हो तो उसको सार्वजनिक नोटिस यानी आम जनता को नोटिस देनी पड़ेगी। सार्वजनिक नोटिस द्वारा साझेदारों को पता होना चाहिए कि अब वो साझेदारी पीढ़ी में कार्यरत नहीं है। और जो नोटिस न दे और उसके साथ में कोई निवृत्ति के बाद भी कोई प्रवृत्ति हो तो उसके लिए वह जिम्मेदार रहता है। इसलिए त्रायिक पक्ष के प्रति जिम्मेदारी के लिए वह जिम्मेदार बनता है, इसलिए उसे नोटिस देनी चाहिए। अब महत्व की हिसाबी बातें और हिसाबी असरें। जब पीढ़ी के साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु हो जाए और शेष साझेदार साझेदारी पीढ़ी का धंधा चालू रखे तो निवृत्ति की तारीख से पीढ़ी की बही में हिसाबों में निम्नलिखित शर्तें ध्यान में लेनी होती है। पहला है कि लाभ आने के नए प्रमाण की और चालू रहने वाले साझेदार को मिलने वाले लाभ के प्रमाण की गणना करने की
लाभ हानि के नए प्रमाण ढूंढना पड़ेगा, या तो सवाल में दिया होगा, और चालू रहने वाले जो साझेदार को जो मिलने वाला लाभ है उसके प्रमाण की गणना करनी पड़ेगी। दूसरा है ख्याति की रकम निश्चित करनी और उसकी जरूरी हिसाबी असर देनी। तीसरा है कि संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना। फिर जो एकत्रित हुई अनामतें, नहीं बांटे गए लाभ हानि की बाकी का वितरण करना। पांचवा के निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार की भुगतान पात्र रकम निश्चित करना। निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार को उसकी लेनी रकम का भुगतान करना। ये जो 6 पॉइंट है महत्व का हिसाबी असर देते समय। अब अपने लाभ हानि के नए प्रमाण की और लाभ के प्रमाण की गणना। जब साझेदार निवृत्त होता है या मृत्यु होती है और जो शेष साझेदार पीढ़ी में धंधा चालू रखे, तो चालू रहने वाले साझेदारों का लाभ हानि का नया प्रमाण निश्चित किया जाता है। उसी प्रकार निवृत्त होने वाले साझेदार का लाभ में भाग चालू रहने वाले साझेदारों के बीच बांटा जाता है, इसलिए उनके लाभ का प्रमाण अस्तित्व में आता है। और लाभ हानि का नया प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना किस तरह से की जाती है वह अब देखते हैं कि लाभ के नए प्रमाण की गणना के लिए एक साझेदार के निवृत्त होने के कारण उसके लाभ का भाग शेष चालू रहने वाले साझेदारों के बीच बांटा जाता है, अर्थात उनका लाभ होता है। इसलिए बाकी के साझेदारों के बीच लाभ हानि का नया प्रमाण निश्चित करना आवश्यक होता है, और चालू रहने वाले साझेदारों के पुराने भाग से उनको मिलने वाला लाभ जोड़ने पर उसका नया भाग मिलता है। यानी जब लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना करनी हो तो नया भाग ढूंढना हो तो नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ। तो नया भाग ढूंढना हो तो क्या करना, पुराना भाग जो दिया और लाभ दिया तो प्लस करो, और लाभ ढूंढना हो तो नया भाग माइनस पुराना भाग। अब लाभ हानि के नए भाग की गणना नीचे दर्शाए संजोगों में की जाती है। पहला है कि जब लाभ का प्रमाण या लाभ का भाग दिया न हो, अर्थात कि पुराना प्रमाण चालू रखा जाए तब। जब लाभ का प्रमाण के लाभ का भाग न दिया हो, जो पुराना प्रमाण है वह चालू रखा जाए तब। दूसरा है जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का भाग दिया गया हो तब। तीसरा है कि चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का प्रमाण दिया हो तब। और चौथा लाभ हानि का पुराना और नया प्रमाण दिया हो तब। अब पहले अपने पुराना प्रमाण नए प्रमाण के रूप में चालू रखा जाए तब। तो जब निवृत्त होने वाले साझेदार का भाग बाकी है, साझेदार किस प्रमाण में बांटेंगे यह दिया न हो तब। ऐसा माना जाता है कि किसी साझेदार की निवृत्ति के बाद चालू रहने वाले बाकी के साझेदार भविष्य में अपने पुराने प्रमाण में ही लाभ हानि का वितरण करना चालू रखेंगे। यानी जो पुराना प्रमाण दिया है उसी प्रमाण में भविष्य में अपने पुराने प्रमाण में से ही लाभ हानि का वितरण करना चालू रखें, अर्थात उसका पुराना प्रमाण ही नया प्रमाण बनता है। इस संजोगों में साझेदार की निवृत्ति के समय दिए गए पुराने प्रमाण में से निवृत्त साझेदार का भाग रद्द करने पर चालू साझेदारों के बीच जो पुराना प्रमाण था वही अब नया प्रमाण बनता है। अब दूसरा है कि जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का भाग दिया गया हो तब। यानी निवृत्त होने वाले साझेदार के भाग में से चालू रहने वाले साझेदार को मिलने वाले लाभ का भाग दिया गया हो तब निम्नलिखित प्रस्ताव के अनुसार सीधे ही लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात किया जाएगा। तो नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ। यानी चालू रहने वाले साझेदार को होने वाले लाभ का भाग दिया गया हो तो क्या करने का, नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ करने का।
अब तीसरा जो है, जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का प्रमाण दिया गया हो तब, जब निवृत्त होने वाले साझेदार के लाभ के भाग में से चालू रहने वाले साझेदारों को मिलने वाला लाभ का प्रमाण दिया गया हो तो लाभ हानि का नया प्रमाण निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम निवृत्त होने वाले साझेदार के भाग का वितरण करके चालू रहने वाले साझेदार को मिलने वाले लाभ का भाग ज्ञात किया जाता है। यानी चालू रहने वाले साझेदार को मिलने वाला लाभ बराबर निवृत्त साझेदार का भाग गुणा संबंधित साझेदार को दिया गया लाभ में प्रमाण का भाग। अब मानो कि यहाँ पर जो चालू रहने वाला साझेदार को मिलने वाला लाभ ढूंढना हो तो क्या करना, निवृत्त जो साझेदार है उसका भाग और जो साझेदार को संबंधित जो भी साझेदार को दिया गया लाभ के प्रमाण का भाग को गुणा करने का। अब चौथा है कि जब लाभ हानि का पुराना और नया प्रमाण दिया हो तब, जब लाभ हानि का पता है कि नया प्रमाण पुराना और नया प्रमाण दिया हो तो लाभ कैसे ढूंढते हैं कि लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग, कि जो जब लाभ हानि का पुराना और नया भाग दिया हो तब लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। अब ये जो चार रीत से अपने लाभ ढूंढ सकते हैं। अब ख्याति की हिसाबी असर है। अब साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय उसके लाभ का भाग बाकी के साझेदारों को मिलता है, जिसके मुआवजे के रूप में निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार को उसके भाग की ख्याति बाकी के साझेदार देते हैं। पेड़ी की ख्याति में निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार उसके लिए भी हकदार है। जब वह साझेदार था तब ख्याति की कमाई पेड़ी को हुई है। हिसाबी मानक 26 के अनुसार ख्याति पेटे अभी दिया गया हो तो ही ख्याति का लेखा बही में हो सकता है। मनस्वी पुनः मूल्यांकन द्वारा उपस्थित की गई ख्याति का लेखा बही में नहीं कर सकते। इसलिए साझेदार की निवृत्ति के समय भी ख्याति का मूल्यांकन आंतरिक तरह से ही किया जाता है। ख्याति पक्की तलपट में संपत्ति के रूप में दर्शा नहीं सकते। इसलिए निवृत्त होने वाला या मृत्यु पाने वाले साझेदार को उसके बाद की ख्याति शेष साझेदारों को होने वाले लाभ के प्रमाण में देंगे, जिसकी असर ख्याति खाता उपस्थित किए बिना साझेदारों के पूंजी खाते ही दी जाती है। साझेदारों का विसर्जन हुआ होने से पुरानी पीढ़ी की बही में दर्शाई ख्याति सभी साझेदारों के पुराने लाभ आने के प्रमाण में अपलिखित करनी है। अब जब ऊपर के आधार पर निवृत्ति की मृत्यु के समय ख्याति के संदर्भ में निम्नानुसार हिसाबी असर दी जाती है। उसमें पहला, यदि पुरानी पीढ़ी की बही में ख्याति दर्शाई गई हो तो वह निवृत्त होने वाले साझेदारों के साथ सभी साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित की जाएगी। यानी पक्की तलपट के अंदर ख्याति दी गई हो तो क्या करने का, सभी साझेदारों के चालू या पूंजी खाते उधार और ख्याति खाते का और पुराने अनुपात में उसको बांटेंगे। अब दूसरा है कि जब निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार को उसके भाग की ख्याति बाकी है कि साझेदार अपने लाभ के प्रमाण में देंगे तो चालू रहने वाले साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार, निवृत्त हुए या मृत्यु पाए साझेदारों के पूंजी खाते ले जाने की है और साझेदारों के लाभ के प्रमाण में उसे बांटी जाएगी। संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन अपने लेसन नंबर 4 में भी देखा। संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन की प्रविष्टियाँ। अब पीढ़ी की बही में स्थायी संपत्तियाँ उसकी बाजार कीमत से दर्शाई नहीं जाती, इसलिए उनकी बही कीमत और बाजार कीमत में अंतर होता है। कितनी ही संपत्ति और दायित्व का आवश्यक प्रावधान बही में न भी दर्शाना हो, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक पीढ़ी की प्रत्येक प्रकार के लाभ या हानि
सभी साझेदारों के पुराने प्रमाण में बांट देना चाहिए, जिससे किसी साझेदार को बिन जरूरी लाभ या हानि न हो। साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। उसमें होने वाली शुद्ध वृद्धि या कमी पुनः मूल्यांकन खाते ले जाई जाती है। पुनः मूल्यांकन खाता बंद करके उसका शुद्ध लाभ या हानि निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार के साथ सभी साझेदारों के बीच उसके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। अपने जो साझेदारों के प्रवेश के अंदर देखा कि जो भी साझेदार अपने प्रवेश के अंदर संपत्ति की कीमत में वृद्धि के कमी के दायित्व की वृद्धि कमी होती तो जो साझेदार प्रवेश करता था उसको दिया नहीं जाता। इस तरह से यहाँ पे जो साझेदार निवृत्त होता है तो लेकिन उसको उसका भाग उसके पुराने प्रमाण में उसको साझेदारों के पूंजी खाते में उसके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में उसको बांट दिया जाता है। अब पुनः मूल्यांकन जो साझेदार के प्रवेश में जिस प्रकार पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया उसी प्रकार से पुनः मूल्यांकन खाता निवृत्ति के अंदर भी तैयार किया जाता है। अपन लेकिन संपत्तियों में होने वाली वृद्धि, दायित्व और प्रावधान में होने वाली कमी पुनः मूल्यांकन खाते जमा की जाती है और संपत्ति में होने वाली कमी और दायित्व और प्रावधान में होने वाली वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते उधार की जाती है। पुनः मूल्यांकन खाते का शुद्ध लाभ या हानि सभी साझेदार के पूंजी खाते, चालू खाते उसके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है और संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन खाते के बाद नई पीढ़ी की पक्की तल पर संपत्ति और दायित्व उसकी नई कीमत से दर्शाई जाएगी। और जो कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता ये साझेदार ऐसा भी निश्चित करे कि साझेदार की निवृत्ति के बाद नई पीढ़ी की पक्की तलपट में संपत्ति और दायित्व उनकी पुरानी कीमत पर ही दर्शाना। इस संजोग में कच्चा पुनः खाता तैयार किया जाता है। कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता जिस प्रकार आगे पाठ 5 साझेदार का प्रवेश में तैयार किया उसी प्रकार तैयार किया जाता है, जिसके प्रथम भाग में पुनः मूल्यांकन खाते की तरह ही संपत्ति और दायित्व की शुद्ध वृद्धि कमी लिखी जाती है। उसकी शुद्ध लाभ और हानि निवृत्त साझेदार के साथ सभी साझेदारों के पूंजी खाते उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दी जाती है और पुनः मूल्यांकन खाते के दूसरे भाग में प्रथम भाग की सभी प्रविष्टियाँ उलटकर उसकी विपरीत असर दी जाती है। दूसरा भाग का शुद्ध लाभ अथवा हानि निवृत्त होने वाले साझेदार के अलावा बाकी के चालू रहने वाले साझेदारों के बीच उनके नए लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाता है। कच्चा पुनः खाता तैयार किया जाए तब पेड़ की नई पक्की तलपट में रोकड़ के अलावा की सभी संपत्ति दायित्व के अलावा सभी दायित्व उनकी पुरानी कीमत पर दर्शाई जाए। लेकिन जो कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता है उसका सवाल परीक्षा में पूछा जाता नहीं है। इसके लिए कच्चे पुनः मूल्यांकन खाता जो प्रवेश के अंदर था उसका भी समझाया नहीं है। सवाल में कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता से ऊपर से सवाल करना आने वाला नहीं है। अब अनामत और अवितरित लाभ हानि का वितरण। साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की तारीख को पीढ़ी की बही में दर्शाई अनामतें, अवितरित लाभ हानि, चालू प्रसारित राजस्व खर्चों की बाकियाँ, निवृत्ति या मृत्यु पाने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के बीच उसकी पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाएगा। अब 5वें लेसन में जो प्रवेश के समय किए देखा की तरह ही बाकियों की हिसाबी हिस्सा देनी। अपने प्रवेश के अंदर सामान्य अनामत खाता, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, विनियोग वृद्धि कमी फंड इसकी एंट्री अपने प्रविष्टि देखी उस प्रकार से ही निवृत्ति में भी उसकी एंट्री करने की है। अब निवृत्त होने वाले साझेदार की भुगतान पात्र रकम निश्चित करनी। अब निवृत्त होने वाले साझेदार को भुगतान पात्र रकम उसका पूंजी खाता तैयार करके निश्चित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित बाकियाँ निवृत्त होने वाले साझेदार के पूंजी खाते जमा की जाए। एक तो निवृत्त होने के बाद पूंजी खाता की प्रारंभ की बाकी,
चालू खाता के प्रारंभ की जमा बाकी और पुनः मूल्यांकन के लाभ में उसका भाग। 3 नंबर की अनामत अवितरित लाभ की बाकी में उसका भाग। चौथा है पेढ़ी की नई ख्याति में उसका भाग। 5वां अंतिम आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के बाद निवृत्ति की तारीख तक के पेढ़ी के लाभ में उसका भाग। और छठा है कि निवृत्ति की तारीख तक उससे मिलने योग्य वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, पेढ़ी को दी लोन पर ब्याज। यदि निवृत्त होने वाले साझेदार ने दी लोन पर ब्याज का दर न दिया गया हो तो वार्षिक 6% की दर से निवृत्ति की तारीख तक का ब्याज गिना जाता है। अब दूसरा है कि निम्नलिखित बाकियाँ उसकी पूंजी में कमी करती है, इसलिए उसके पूंजी खाते उधार किया जाता है। यानी चालू खाता की उधार बाकी, आहरण, निवृत्ति की तारीख तक का आहरण का ब्याज, अवितरित हानि, चालू प्रसारित राजस्व खर्च यानी अवास्तविक संपत्ति में उसका भाग, पेढ़ी की व्यय में दर्शाई पुरानी ख्याति में उसका भाग, पुनः मूल्यांकन खाते की हानि में उसका भाग, पेढ़ी में निवृत्त साझेदार को दी लोन, निवृत्त होने वाले साझेदार का पूंजी खाता बंद करते समय उसके भुगतान पत्र रकम मिलती है, जो रकम संपूर्णतः अंशतः रोकड़ में चुकाई जाती और नहीं चुकाई रकम उसके लोन खाते ले जाई जाती है। अब अपने सवाल के अंदर न दिया हो कि जो साझेदार निवृत्त होता है और उसको बोला हो कि अमुक प्रतिशत रकम वो रोकड़ में ले जाता है और ना कुछ उल्लेख किया हो तो क्या करने का, जो भी उसकी पूंजी की बाकी होती है उसको अपने आर्थिक चिट्ठे के अंदर अपने उसको लोन के रूप में रख देंगे। यानी निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता उधार रोकड़ खाते का और निवृत्त साझेदार की लोन खाते का। अब निवृत्त साझेदार की लोन पर भुगतान पत्र ब्याज, निवृत्त साझेदार को नहीं चुकाई रकम उस पर लोन खाते ली जाएगी। यदि साझेदारी करार में उस पर दिए जाने वाले ब्याज का उल्लेख न हो तो लोन का भुगतान न किया जाए तब तक साझेदार के कानून के अनुसार 6% की दर से ब्याज गिना जाता है। अभी जो यहाँ पर साझेदारों की जो साझेदार का प्रवेश देखा, छठा में जो निवृत्ति या मृत्यु के सवाल देखेंगे, छोटे सवाल खाली विकल्प में पूछा जाता है इसलिए उसके छोटे सवाल की गणना नहीं करेंगे। अब अपने जो बड़े सवाल है उसके अंदर जैसे प्रवेश के अंदर अपने पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और प्रवेश के बाद का जो आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, इस तरह से यहाँ निवृत्ति के बाद का क्या करते हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। अब आगे के वीडियो में उसका सवाल देखेंगे और जो थियरी है वो लिखकर चौपड़े में लिख देने की और याद करने की। ये साझेदार जब प्रवेश के अंदर 2 चीज़ जान रखें, प्रवेश के अंदर त्याग का प्रमाण ढूंढा जाता है जबकि निवृत्ति के अंदर लाभ का प्रमाण ढूंढा जाता है। थियरी लिख देने की।